वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस विद एनएस। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि JNKP एसआई का एग्ज़ाम जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। लेकिन जो फेट है इसका, कोर्ट केस का जो भी रिलेटेड है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि डिफरेंट शिफ्ट्स को लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर को लेके क्या एक कट ऑफ रह सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे अगर हम पहले बात करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स थे। मल्टीपल शिफ्ट्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और हम अगर मल्टीपल शिफ्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये शिफ्ट जो है वो 24 शिफ्ट्स के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेंच का जब डिसीजन आया था काश का, तो उसके बाद 9 और 10 तारीख को कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। तो लगभग ये 12 दिन चला था और दिन में 2 शिफ्ट थे, तो इस हिसाब से 24 शिफ्ट्स आए थे। तो ये मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। क्योंकि जितने भी शिफ्ट्स हो जाएंगे उतना भी नॉर्मलाइजेशन और घातक होता जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, CBT एग्ज़ाम जो है ये हमेशा रिक्रूटिंग बॉडी फ्रेंडली होता है, न कि एस्पिरेंट करेंटली। एस्पिरेंट फ्रेंडली कभी नहीं होता है। रिक्रूटिंग बॉडी फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि वो कम टाइम पे एक जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और रिजल्ट निकाल पाते हैं। और OMR पे करने लगेंगे, फिर OMR को स्कैन करना है, एक ही दिन में सारा अरेंजमेंट करना होता है, 2-2.5 लाख बंदों का या 80-90 हज़ार बंदों का। तो उनके लिए काफ़ी हेडेक रहता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इन लोगों ने ये सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए, ईजीनेस के लिए अपने लिए, तो ये जो है CBT मोड पे लाया है। और CBT मोड पे ये और एक कहना है कि यहाँ पे स्कीम और पेपर लीक का कोई कम चांसेस रहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बेस्ट जो कंपटीशन लेवल होता है वो OMR में जज किया जा सकता है। मल्टीपल शिफ्ट्स में कोई आपका जो है कंपटीशन जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस है। ये किस्मत लक की बात है, कोई मुश्किल शिफ्ट में फंसेगा, कोई इजी शिफ्ट में आएगा। फिर शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए एक फार्मूला लगता है, फार्मूला क्या करेगा वो तो उस हिसाब से काफ़ी मार्क्स वेरी होते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रोल प्लेगा वो है मल्टीपल शिफ्ट्स। नंबर 2 की बात करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल अब पेपर्स में क्या है, किसी किसी कंडे मतलब किसी किसी शिफ्ट में फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। अब फैक्चुअल क्वेश्चन का पूछना यहाँ पे एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि दिस इज़ एकिन टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, मतलब ये इसका काम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये सिविल सर्वेंट्स की तरह। तो इसका जो सिलेबस भी है वो पूरा सिविल सर्विस की तरह है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन कम पूछे गए थे, डेप्थ में क्वेश्चन कम पूछे गए थे, ऊपर ऊपर से फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे फैक्चुअल, मतलब किस बैंक ने किस बैंक के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड ये साइन किया है, किसने ये स्कीम लॉन्च की है। हालांकि ये स्कीम का छोड़ो, अगर हम बाकी बात करेंगे, या किसी कंट्री ने कहीं पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, या किसी और कंट्री का जैसे अननोन कंट्री जिसको हम ज़्यादातर फैमिलियर नहीं होते हम, उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इनका याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इसीलिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन का जो पेपर होते हैं हम इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट मानते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस इसलिए होते थे क्योंकि वो मिसलेनियस टॉपिक से पूछे गए थे, जो कोर टॉपिक्स थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, तो उनसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो भी पूछे गए थे, मेन कोर GS से जो पूछे गए थे, या तो वो काफ़ी ईजी पूछे थे या तो वो पूछे ही नहीं थे। तो ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन था। तो दूसरी बात है, डिफ़िकल्टी लेवल वेरी किया है बहुत, पहले शिफ्ट से लेकर आखिरी शिफ्ट तक बहुत वेरी किया है डिफ़िकल्टी लेवल। यानी कि किसी किसी को करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किसी को कम पूछे गए। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, अब करंट अफेयर। तो जो है शिफ्ट में 5 या 6 करंट अफेयर पूछे गए थे और किसी में 30-30 तक करंट अफेयर पूछे गए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, 30-30 तक करंट अफेयर, और ऐसे करंट अफेयर जो काफ़ी फैक्चुअल है, जो कभी बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी और रेलवेज़ के रिलेटेड हो, मतलब जिनका सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जैसे, क्योंकि यह सिलेबस जो है सिविल सर्विस का था एसआई का, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे मुझे याद आ रहा है
कि ट्विटर को कितने डॉलर्स में ये एलन मस्क ने ख़रीदा था, डील हो गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो करंट अफेयर भी वेरी किया है, किसी को काफ़ी कम पूछे गए थे या इजी, किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी मुश्किल पूछे गए थे। अब आएगा फाइनल जो है, मेन रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे हमने मल्टीपल शिफ्ट की बात की और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात की और करंट अफेयर की भी बात की थी। अब इनके लास्ट में जो है वो सबका जो थंब रूल जो है उसमें जो रोल प्ले का वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आप सबको पता है, वो सार्वजनिक किया गया है, वो पब्लिक में है कि वो फार्मूला क्या है। जो जो बेसिक हिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जानते हैं उनको ये काफ़ी चीज़ें वो ट्राई कर घर में मल्टीपल शिफ्ट को अगर प्रिज्यूम करके कि इस तरीके से हो सकते हैं मार्क्स, तो वो निकाल सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्लेगा, काफ़ी शिफ्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत वेरी किया है। अब यहाँ पे लक बहुत 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 रोल प्ले करेगा, आप मानो या ना मानो। यहाँ पे जो यूट्यूबर काफ़ी जो पढ़ाते हैं वो कहेंगे कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन सब कुछ चंगा सी नहीं होता इसमें। क्योंकि देखो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड ही आप देखो, एसएससी की हिस्ट्री निकाल के देखो कि फार्मूला ने कहाँ से और पहुँचा दिया है। अब वहाँ पे और एक बात की जाती है कि फार्मूलाइजेशन से मार्क्स कटते नहीं हैं, फार्मूले से मार्क्स कट भी जाते हैं। ठीक है? तो ये परसेंटाइल अलग होता है, ये नॉर्मलाइजेशन का ये अलग होता है। नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकते, लेकिन कम, उतने कम नहीं हो सकते। 3 से 4 या 5 मार्क्स तक कम किसी-किसी के हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितने कम हो सकते हैं, लेकिन इंक्रीज़ काफ़ी भी हो सकते हैं। मान लो अगर एक कैंडिडेट के 50 मार्क है, वो 70 तक भी जा सकता है, और जिसके 70 है, वो उधर भी रह सकता है, या एक कम भी हो सकता है, 69। नॉर्मलाइजेशन से ऐसा चलता रहेगा। ज़्यादातर मार्क्स जो है इसमें इंक्रीज़ होते हैं। अब ये किस्मत है, लक की बात है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था नॉर्मलाइजेशन जो है वो जो है एक हार्ड वर्क को किल करता है। मल्टीपल शिफ्ट जो है हार्ड वर्क को किल करते हैं। एक ही लेवल फील्ड प्लेइंग होनी चाहिए सबके लिए, फिर पता चलेगा कि किसके कितने मार्क्स बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ पे वो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ओएमआर पे ले जाएँगे तो फिर से चोरियाँ हो जाएँगी। लेकिन ओएमआर सबसे बेस्ट है, इसीलिए यूपीएससी जैसे संस्था ये सीबीटी मोड पे कभी नहीं आते और ना आएँगे फ्यूचर में। अब थोड़ा हम कट ऑफ का डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है? कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, देखो चाहे पेपर जैसा भी होगा, चाहे पेपर ईज़ी होता है, चाहे मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स का एक तबका ऐसा होता है जो हमेशा टारगेट को ऊपर लेके जाता ही जाता है। मतलब जो पढ़ते रहते बंदे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उनकी तैयारी हर एंगल से हुई होती है। देखो जेएंडके में ये मतलब जेएंडके वाहिद यूटी या स्टेट बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे हर तरीके का हमने सिलेबस पढ़ा है। हमने अकाउंटेंसी भी पढ़ी थी, मतलब जो कभी नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ ली, कंप्यूटर भी पढ़ लिया, जीएस भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब कुछ पढ़ा है। अब वहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट छूटता ही नहीं है जो हमने जेएंडके के एस्पिरेंट से नहीं पढ़ा है। तो वो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तैयार रहते हैं। सिविल सर्विस के लिए भी फॉर्म भरते हैं, मल्टीपल ये फाइनेंस के लिए, पंचायत के लिए, बैंकिंग के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो जो है ये कुछ तबका ऐसा होता है जो पेपर कैसा भी क्यों ना हो, थोड़ा वो एग्ज़ाम में अच्छा कर ही लेते हैं। तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ को हम देख लेंगे इस हिसाब से कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी 85 टू 90 आप ये है सेफ स्कोर है, ठीक है? क्योंकि 150 में से मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन इसकी। 150 मार्क्स में से 85 टू 90 सेफ स्कोर है पीईटी के लिए। उसके बाद क्या होगा हमें भी पता नहीं है कि कौन वहाँ पे क्वालीफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, मैं अगर जनरल की बात करूँगा, यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 85 टू 90 जो है वो सेफ स्कोर रहेगा आपका पीईटी के लिए। अब रही बात कि ये एग्ज़ाम है भी कि नहीं भी है, वो हम करेंगे कोर्ट केस में डिस्कस। देखो कोर्ट केस का आप सबको पता है, सिंगल बेंच जो है उसने कास्ट करने का फैसला किया था। उसके सामने पूरा का पूरा केस ओपन था, सबने उसने परखा जांचा। अब इंटरम रिलीफ के लिए इसको चैलेंज किया गया। डिवीजन बेंच ने फिलहाल बोला कि कंटेक्ट कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। 2 फरवरी तक आप होल्ड करो। हाँ, एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लो, लेकिन इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं करना है। तो डिवीजन बेंच में अभी ये पेंडिंग है, अभी तक इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है। डिवीजन बेंच में 2 फरवरी को होगा। लेकिन जहाँ तक बहुत सारे फैक्ट्स, देखो यहाँ पे हमें उलझना नहीं चाहिए कि पहले जज ने कहा है काश तो डिवीजन बेंच भी कहेगा काश, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे देखो रूल्स काफ़ी माइन्यूट चीज़ों पे वकील एडवोकेट्स जो है वो फंसा लेते हैं
कि इस रूल के तहत ऐसा होना था, ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल के 5 महीने का गैप है, अगर किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया फिर लिफ्ट हुआ था वो, फिर 5 महीने के बाद वो ऐसे-ऐसे वो फिर से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। वो रूल्स होते हैं, वो देखो रूल्स के साथ प्ले करते हैं। हम जो है यहाँ पे बैठ के यूट्यूब में सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि हमें और रूल्स की पता नहीं होती। हम बोलते हैं कि ये कंपनी ब्लैक लिस्ट इसने 5-6 स्कैम किए, ये बस होनी चाहिए ब्लैक लिस्ट। लेकिन कोर्ट ऐसा काम नहीं करेगा। कोर्ट रूल्स के हिसाब से चलेगा और उसको लगता है कि इसको जो सिंगल बेंच का डिसीजन अपहेल्ड करना है तो ये एग्जामिनेशन काश हो जाएगा, और इसको लगता है नहीं कि रूल्स ये कहते हैं उसका लिफ्ट हुआ था बैन, अब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है एप्टेक, तो ये एग्जामिनेशन जो है फिर कंटिन्यू होगा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वरना सिंगल बेंच का डिसीजन अपहेल्ड होगा। तो हम इस चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोर्ट की चीज़ें होती है, ये टेक्निकल चीज़ें हम यहाँ पे उतना जानते भी नहीं, हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम इमोशनली जो है अटैचड ज़्यादा है, हम इसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के इस जो वीडियो का मतलब था कि मल्टीपल शिफ्ट्स थे यहाँ पे, अब आ गया सीबीटी तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स काफ़ी वेरी होने वाले हैं। ये नहीं कहना कि मेरे किसी ने 50 है तो बस 50 पे अटका रहूँगा, नहीं, आपके मार्क्स 20 तक भी बढ़ सकते हैं। तो जो एक सेफ स्कोर यहाँ पे है जो पीटी के लिए जाएगा वो 85 टू 90 आप सेफ मान के जाएगा, 100% सेफ स्कोर है। उससे ज़्यादा लाओगे तो और अच्छा है, लेकिन 85 टू 90 जो है काफ़ी सेफ स्कोर है। ऑल द बेस्ट।